हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को, या आप इसको मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो क्लास 10th बायोलॉजी का ये आपका इम्पॉर्टेंट क्लास है। आज इसको पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा और हर एक चीज़ों को समझिएगा। आप जब एनसीईआरटी देखेंगे तो उस एनसीईआरटी में आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं इस प्रोसेस के लिए, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। लेकिन हमें क्या करना है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत ही कॉन्साइज होती है, बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन होता है। हम उस इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है ये 2 स्टेप में होने वाली प्रोसेस है। इस चीज़ को समझिए। जो पहला प्रोसेस हमारा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं लाइट रिएक्शन या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। क्लियर है? इसे हम लोग क्या बोलेंगे? दूसरा जो प्रोसेस होता है हमारा वो क्या होता है, जो सेकेंड स्टेप हमारे पास होता है वो होता है डार्क रिएक्शन। अलग अलग तरह का नाम है। आपकी क्लास के लेवल पर आपको डार्क रिएक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, यही आपको याद रखना है और समझना है। तो इस दोनों में क्या डिफरेंसेस है, इस चीज़ को हमें अच्छे तरीके से समझना है कि लाइट और डार्क में क्या डिफरेंसेस है। तो देखिए यहाँ पर लाइट रिएक्शन या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, मतलब ये जो रिएक्शन है ये लाइट पर डिपेंड करता है, सनलाइट पर डिपेंड करता है। डिपेंड करने का मतलब अगर सनलाइट नहीं होगी तो ये रिएक्शन नहीं चलेगा। जैसा कि रात में सनलाइट अवेलेबल नहीं होगा तो रात के समय ये रिएक्शन नहीं चलेगा। डार्क रिएक्शन की बात करें, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन की बात करें, तो इस केस में क्या है कि लाइट इंडिपेंडेंट है, मतलब लाइट से इसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सनलाइट की एनर्जी से इसे कोई मतलब नहीं है। सनलाइट हो फिर भी ये रिएक्शन चलेगा, सनलाइट नहीं हो फिर भी ये रिएक्शन चलेगा। तो ये आपको समझना है। ये नहीं समझना है कि डार्क रिएक्शन है तो ये अंधेरा में होता है, मतलब सिर्फ रात को होता है, ऐसा नहीं सोचना है। डार्क रिएक्शन आपका दिन में भी होता है और समटाइम्स रात में भी होता है। लेकिन लाइट रिएक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ सूर्य के रोशनी में, यानी कि फोटो जब तक उसको मिलेगा, सनलाइट एनर्जी मिलेगी तभी तक ये रिएक्शन होगा। ये इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजन आपको दूर कर लेना है। सबसे पहले चलिए साइट को देखते हैं कि जो लाइट रिएक्शन है इसका साइट क्या है, मतलब ये लाइट रिएक्शन कहाँ होता है। तो हम सभी जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलता है और क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर होता है आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि उसमें जो है ग्रैना होते हैं, थैलेक्वाइड्स होते हैं, स्ट्रोमा होता है, ये सभी चीज़ आप लोग जानते होंगे। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं लाइट रिएक्शन का जो साइट होता है वो क्या होता है, ग्रैना। ठीक है, ग्रैना। बहुत सारे थैलेक्वाइड्स मिलकर ग्रैना बनाते हैं, एक स्टॉक बनाते हैं बहुत सारे थैलेक्वाइड्स मिलकर, क्लियर है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि थैलेक्वाइड्स जो है ये ग्रैना का यूनिट है, बहुत सारे थैलेक्वाइड्स मिलकर ग्रैना बनाते हैं। तो ग्रैना है साइट किस चीज़ का, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन का या लाइट रिएक्शन का। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब डार्क रिएक्शन में, डार्क रिएक्शन का साइट क्या है, यानी क्लोरोप्लास्ट में डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, तो ये होता है स्ट्रोमा में। कहाँ होता है, स्ट्रोमा में होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात, ठीक है, अब लाइट रिएक्शन में होता क्या है इस बात को समझिए। तो लाइट रिएक्शन लाइट पर डिपेंड करता है, सनलाइट की एनर्जी पर डिपेंड करता है। तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि सबसे पहले सनलाइट की एनर्जी जैसे ही मिलेगी, सनलाइट का एनर्जी जैसे ही पहुंचेगा, कहाँ पहुंचेगा, ग्रैना में पहुंचेगा, क्लोरोप्लास्ट तक पहुंचेगा। ठीक है, तो इस ग्रैना और इस थैलेक्वाइड में मौजूद क्लोरोफिल, ठीक है, ये क्लोरोफिल क्या करेंगे, सनलाइट एनर्जी को, सनलाइट से जो एनर्जी आ रहा है फोटोन के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, तो उस एनर्जी को ये क्लोरोफिल क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, क्या होगा इस प्रोसेस में कि जैसे ही सनलाइट एनर्जी आएगा उस सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाएगा, कहाँ, ग्रैना में, थैलेक्वाइड्स में, किसके द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा। ठीक है, ये पहली बात। अब इस सनलाइट एनर्जी का होगा क्या, एनर्जी तो आ गया, अब इस एनर्जी का क्या होने वाला है, तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस चलेगा जिसको हम लोग बोलेंगे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, यहाँ पर फोटोलाइसिस एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होगा। ठीक है, अगर यहाँ की हम बात करें, डार्क रिएक्शन की बात करें, तो यहाँ पर फोटोलाइसिस नहीं होता है, यहाँ पर फोटोलाइसिस प्रोसेस नहीं होता है। इस बात को आप बिल्कुल 100% श्योर होकर याद कर लेंगे। तो लाइट रिएक्शन में क्या होगा, फोटोलाइसिस होगा वाटर का। अब इसमें क्या होता है,
तो इस चीज़ को देख लेते हैं। फोटो का मतलब तो लाइट होता है और लाइसिस का मतलब होता है टूटना, यानी सनलाइट का जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया गया है उस एनर्जी की हेल्प से H2O मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ब्रेक होंगे, वो टूटेंगे। तो किस तरह से टूटेंगे इस चीज़ को भी समझना जरूरी है हम लोगों के लिए। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, तो किस तरह से टूटेगा इस चीज़ को समझना है। तो देख लीजिए इसमें होगा क्या कि सबसे पहले जो H2O मॉलिक्यूल है, जो H2O मॉलिक्यूल है, इस H2O मॉलिक्यूल पर क्या होगा, लाइट एनर्जी पड़ेगा। ठीक है, इसको लाइट एनर्जी मिलेगा जो क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब किया गया है, और ये टूट जाएगा 2H+ में, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, प्लस एक नेसेंट ऑक्सीजन बनेगा। नेसेंट ऑक्सीजन हम किसे बोलते हैं, तो हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है, उसमें हमेशा 2 एटम होते हैं ऑक्सीजन के, लेकिन यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है, इसको हम नेसेंट ऑक्सीजन बोलेंगे। ठीक है, अगर इसको आप O2 के फॉर्म में लिखना है, यानी आप क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, तो आप हर एक जगह क्या कर दीजिए, डबल कर दीजिए। यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन, और यहाँ पर 2H2O। तो मैंने आपको पहले भी बताया था इससे पहले कि 12H2O जो यूज होते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, उस 12H2O का यूज क्या होता है, ऑक्सीजन को इवॉल्व करने में। ये आपको बताया था मैंने पिछले क्लास में कि 12H2O ये पूरे के पूरे इवॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के फॉर्म में। तो यहाँ से आप देख लीजिए कि 2H2O लाइट एनर्जी की हेल्प से 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में स्प्लिट हो रहे हैं, तो 12 कितने में हो जाएंगे, 6O2 में इवॉल्व हो जाएंगे। ये बात समझ में आ गई। चलिए, ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस यहां पर हुआ, और यहां पर बात करें तो यहां पर फोटोलाइसिस प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब यहां पर क्या होने वाला है इस प्रोसेस में, अब क्या होगा कि एक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल, एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनेंगे। क्या बनेंगे, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल्स। एनर्जी मॉलिक्यूल्स, एनर्जी यहां पर बनेंगे। किस फॉर्म में एनर्जी बनेगा, तो यहां पर आपका मेन जो सोर्स है एनर्जी का वो है ATP। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि जो ADP है, एडेनिन डाइफॉस्फेट जिसे हम लोग बोलते हैं, उसे एक फॉस्फेट मिलेगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलेगा, जिसके हेल्प से ये किस में बदल जाएगा, ATP में बदल जाएगा। ठीक है, ATP इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, यानी यहां पर क्या हो रहा है, एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है इसी प्रोसेस में। क्लियर है, यहां पर एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होता है, यहां पर एनर्जी का यूज होता है। ठीक है, यहां हमने क्या लिखा, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल्स, और यहां पर क्या होगा, कंजम्पशन ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल्स। कंजम्पशन ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल्स, यहां पर जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं उसका कंजम्पशन होगा, उसका यूज होगा। किस तरह से यूज होगा, तो यहां पर क्या होगा कि जो ATP मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो वापस किस में बदल जाएंगे, ADP में बदल जाएंगे। वो वापस किस में बदल जाएगा, ADP में। तो कंजम्पशन ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल्स, ATP गेट्स कन्वर्टेड इनटू ADP। ठीक है, तो देखिए 3 प्रोसेस यहां पर हो रहा है, आपको ठीक से समझना है। सबसे पहला काम क्या होगा कि सनलाइट एनर्जी जैसे ही आएगी उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा कौन, क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल कहां पर होता है, तो ये ग्राना में होता है, थैलेक्वाइड्स में होता है, इसीलिए ग्राना ही साइट है किसका, लाइट रिएक्शन का। क्लोरोफिल जैसे ही उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो वो उस एनर्जी का यूज होगा, किस फॉर्म में यूज होगा, तो उस एनर्जी का यूज होगा फोटोलाइसिस में। ठीक है, फोटोलाइसिस ऑफ H2O में इसका यूज होगा, H2O मॉलिक्यूल्स ब्रेक करेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, 2H2O मॉलिक्यूल्स 1 सिंगल ऑक्सीजन एटम को इवॉल्व करेंगे, तो 12H2O मॉलिक्यूल्स कितने को इवॉल्व करेंगे, 6O2 को इवॉल्व करेंगे। इस केस में आपका 4 इलेक्ट्रॉन और 4 हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन भी रिलीज होगा। तीसरा जो चीज होगा यहां पर, तो एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ठीक है, एनर्जी मॉलिक्यूल्स ATP की फॉर्म में, और एक और फॉर्म होता है जो आप जान ले थोड़ा सा, NADPH2। ठीक है, मेनली आपको ATP ही अपने लेवल तक याद रखना है। ठीक है, तो ADP जो है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की हेल्प से ATP में बदल जाएंगे। इसकी बात करें तो इसका जो साइट है वो स्ट्रोमा है, यहां पर फोटोलाइसिस नहीं होगा। ठीक है, यहां पर फोटोलाइसिस नहीं होगा, और यहां पर कंजम्पशन ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल्स, एनर्जी मॉलिक्यूल्स को यूज किया जाएगा। ठीक है, जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स डार्क लाइट रिएक्शन में बनेंगे उसी एनर्जी का यूज किया जाएगा डार्क रिएक्शन में।
अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखना है। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर डे की हम बात करें, हम यहाँ पर लिखते हैं डे। अगर दिन की बात करें तो दिन के समय में आपका जो है लाइट रिएक्शन तो होगा ही, ठीक है, लाइट रिएक्शन तो होगा ही, और डार्क रिएक्शन भी आपका होगा, ठीक है, डार्क रिएक्शन भी आपका होगा, ठीक है। तो ये डार्क रिएक्शन लाइट पर यूज नहीं कर, डिपेंड नहीं कर रहा है। हो क्या रहा है कि लाइट रिएक्शन सनलाइट की एनर्जी से क्या बना रहा है, एटीपी बना रहा है, एटीपी बना रहा है, एनर्जी बना रहा है, और उस एटीपी को यूज कौन कर रहा है, उस एटीपी को यूज किया जा रहा है डार्क रिएक्शन के लिए, ठीक है। और डार्क रिएक्शन से क्या बना दिया जाएगा, तो यहां पर ग्लूकोज बना दिया जाएगा, C6H12O6, ठीक है। तो डार्क रिएक्शन में क्या होगा, यहां पर मैं लिख देता हूं डी पॉइंट, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। यहां पर क्या होगा, डार्क रिएक्शन इस एनर्जी को यूज करके क्या करेंगे, ग्लूकोज बनाएंगे। तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल दिन के समय ये लाइट रिएक्शन भी चलेगा, डार्क रिएक्शन भी चलेगा, ग्लूकोज भी बनेंगे। क्लियर है। तो लाइट रिएक्शन लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी बनाएगा एटीपी की फॉर्म में, और ये एटीपी किसको ट्रांसफर हो जाएगा, ये चला जाएगा स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन के लिए। वहां पर डार्क रिएक्शन चलेगा और वहां से हमारा ग्लूकोज बनेगा दिन के समय, ठीक है। नाइट के समय की बात करें, हम रात के समय की बात करें, नाइट के समय की, तो यहां पर जो आपका लाइट रिएक्शन है, जो यहाँ पर लाइट रिएक्शन है ये क्लोज हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। लेकिन जो डार्क रिएक्शन है, जो डार्क रिएक्शन है ये आफ्टर लाइट रिएक्शन के बाद, जब लाइट रिएक्शन स्टॉप होगा उसके कुछ समय बाद तक ये डार्क रिएक्शन चलेगा, सम टाइम। ऐसा नहीं है कि पूरी रात चलेगा। तो कब तक चलेगा, तो जब तक लाइट रिएक्शन के दौरान बनाए गए एटीपी एनर्जी यूज नहीं कर लिए जाएंगे। अगर लाइट रिएक्शन का एनर्जी, क्योंकि वो तो लगातार लाइट रिएक्शन क्या कर रहा है, ये इसको एटीपी दे रहा है, ठीक है, ये एटीपी किसको दे रहा है, डार्क रिएक्शन को, और डार्क रिएक्शन उस एटीपी से क्या बना रहा है, ग्लूकोज बना रहा है। तो दिन के समय में ये एटीपी बना बनाकर डार्क रिएक्शन के लिए इसको देगा, ठीक है। तो दिन में ये दोनों प्रोसेस चलते रहेंगे, ग्लूकोज बनता रहेगा। रात के समय लाइट रिएक्शन बंद हो जाएगा तो एटीपी बनना बंद हो जाएगा, एटीपी बनना बंद हो जाएगा। लेकिन पहले से कुछ एटीपी बने हुए हैं, कुछ स्टोर्ड हैं एटीपी, उस एटीपी का यूज करके लाइट रिएक्शन बंद होने के बाद भी कुछ समय तक ये डार्क रिएक्शन चलता रहेगा और ग्लूकोज बनता रहेगा, ठीक है। यानी कि पूरी रात ये डार्क रिएक्शन नहीं चलेगा। तो ये हमारा हो गया मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसमें आपने देखा कि दो तरह से बात हो रही है, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। एक बार जल्दी से आप देख लीजिए, लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, ये ग्रैना में होता है, क्योंकि ग्रैना में ही क्लोरोफिल होते हैं, जिसके पास ये कैपेसिटी होती है कि वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके। उस लाइट एनर्जी का यूज किया जाता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में। फोटोलाइसिस में जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो क्या होते हैं, स्प्लिट होते हैं, ठीक है। तीसरी चीज यहां पर क्या होती है, एनर्जी मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड NADPH2। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज एटीपी। क्लियर हो गया। डार्क रिएक्शन की बात करें तो ये स्ट्रोमा में होता है, यहां पर फोटोलाइसिस नहीं होता है, ठीक है। यहां पर कंजम्पशन ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल्स होता है, एनर्जी को खर्च किया जाता है, यूज किया जाता है। और ये एनर्जी आता कहां से है, तो लाइट रिएक्शन में जो एनर्जी बना वो ही एनर्जी का यूज किया जाता है डार्क रिएक्शन के समय, क्या बनाने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए। तो डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज बनेगा, किस चीज से बनेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनेगा। तो यहाँ पर आपका मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस जो टोटल का टोटल है वो पूरा यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के रेट को या तो अफेक्ट करते हैं या फोटोसिंथेसिस को पूरी तरह से बंद कर देते हैं। तो जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, वही चीज़ क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस के रेट को भी अफेक्ट करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं कि ये क्या होता है और किस तरह से होता है। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होगा तो वो क्या होगा, लाइट, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होगा वो क्या होगा, लाइट होगा। तो लाइट यानी कि सनलाइट किस तरह से अफेक्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस के रेट को, इस चीज़ को समझिए। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको बता देना चाहता हूँ लिमिटिंग फैक्टर के बारे में। लिमिटिंग फैक्टर हम किसे बोलते हैं, वो फैक्टर जो अकेला
ठीक है। जो अकेला फोटोसिंथेसिस को रोक दे या उसके रेट को प्रभावित कर दे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग लिमिटिंग फैक्टर बोलते हैं। ठीक है। जैसा कि अगर लाइट है, सनलाइट है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफिल है, इनमें से अगर कोई एक ऐसा फैक्टर जो सिर्फ अकेले अपने दम पर फोटोसिंथेसिस को रोक दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। ठीक है। तो हम लिमिटिंग रिएजेंट के कंसेप्ट को भी इस पर लगाएंगे और इस ये फैक्टर किस तरह से काम करता है उसको भी हम यहाँ पर अप्लाई करके चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं लाइट के बारे में। तो लाइट के बारे में कहा जाता है कि ये लिमिटिंग फैक्टर कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है। लाइट कभी भी लिमिटिंग फैक्टर नहीं हो सकते हैं, ये कभी भी लिमिटिंग फैक्टर नहीं हो सकता है। क्यों? तो उसका एक कारण ये है कि सनलाइट एनर्जी, जितनी एनर्जी मिलती है प्लांट्स को, प्लांट्स उसका सिर्फ 10% एनर्जी ही यूज करता है। ओनली 10% एनर्जी चाहिए प्लांट्स को। तो आप समझ सकते हैं कि लाइट के कारण कभी भी फोटोसिंथेसिस बंद नहीं हो सकता है, ये अकेला अफेक्ट नहीं कर सकता है, इसलिए ये लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि ये लाइट रेट को किस तरह से अफेक्ट करता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे मेनली इंटेंसिटी ऑफ लाइट की। किसकी बात करने वाले हैं? इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट। अब देखो कि अगर सनलाइट का इंटेंसिटी क्या होता है, बढ़ता है। अगर इंटेंसिटी सनलाइट का बहुत ज़्यादा है, तीव्रता बहुत ज़्यादा है, तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। ठीक है। अगर इंटेंसिटी बढ़ता है तो फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा, अगर इंटेंसिटी घटता है तो फोटोसिंथेसिस का रेट घटेगा। लेकिन इसके कारण कभी भी फोटोसिंथेसिस बंद नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको देखना है कि अगर सनलाइट का इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाए तो उस केस में फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो सकता है। उसका कारण क्या है? ठीक है। अगर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाए तो उस केस में क्या होगा कि जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, ये ब्रेक हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं। तो उस केस में ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करना बंद कर देंगे और सनलाइट के एनर्जी को एब्जॉर्ब करना बंद कर देंगे और फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाते हैं, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस बंद हो सकता है। ठीक है। अदरवाइज इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट एक लिमिटेशन तक अगर बढ़ता है तो रेट भी क्या होता है, बढ़ता है। और इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट अगर कितना भी कम हो जाए तो इसके कारण कभी भी फोटोसिंथेसिस बंद नहीं होगा। ठीक है। रेट स्लो हो सकता है लेकिन बंद नहीं होगा, क्योंकि ये कभी भी लिमिटिंग फैक्टर नहीं हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, सनलाइट के बाद यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, तो कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लेते हैं। अब देखो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एक मेजर लिमिटिंग फैक्टर है, यानी मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही सनलाइट का रेट अफेक्ट होता है। ठीक है। उसका एक कारण है कि इन्वायरमेंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, जो प्लांट्स को चाहिए, वो बहुत ही कम है। वो कितना है, तो 0.03%। तो आप समझ सकते हैं कि इतने कम क्वांटिटी मौजूद हैं और इसमें से अगर हम और कम कर दें तो फोटोसिंथेसिस क्या हो सकता है, पूरी तरह से प्रभावित हो सकता है। तो ज़्यादातर केस में कार्बन डाइऑक्साइड अकेला क्या कर देता है कि फोटोसिंथेसिस के रेट को प्रभावित कर सकता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज एक लिमिटेशन तक अगर कंसंट्रेशन ऑफ CO2 बढ़ता है तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है। अगर कंसंट्रेशन बढ़ता है कार्बन डाइऑक्साइड का तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है। लेकिन अगर हल्का सा भी कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन में कमी आती है तो उस केस में फोटोसिंथेसिस पूरी तरह से बंद हो सकता है। ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं, वाटर। वाटर भी एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो वाटर भी क्या कर सकता है, फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वाटर जो है वो डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली वे में क्या करता है, ये अफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस को। कैसे करता है, तो देखिए एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, जितने भी लिविंग्स होते हैं उसमें एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसे हम लोग होम्योस्टेसिस कहते हैं। होम्योस्टेसिस के थ्रू क्या होता है कि जितने भी लिविंग्स हैं वो अपने इन्वायरमेंट को, अपने बॉडी के अंदर के इन्वायरमेंट को मेंटेन रखते हैं। तो अगर वाटर की कमी होती है, प्लांट्स को अगर वाटर कम मिलता है, ठीक है, तो वो अपने बॉडी से, अपने प्लांट बॉडी से कभी भी वाटर को लूज करना नहीं चाहेंगे, उसको रोकना चाहेंगे। और ये रुकेगा कैसे, जब स्टोमेटा क्लोज हो जाए। तो यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि अगर अमाउंट ऑफ वाटर क्या हो जाए, कम हो जाए, अमाउंट ऑफ वाटर
क्या हो जाए, जब कम हो जाए, जब अमाउंट ऑफ वाटर घट जाए, तो उस केस में प्लांट जो है वो वाटर लॉस से बचना चाहेगा। ठीक है, फर्दर वाटर लॉस से बचना चाहेगा, इसके लिए वो क्या करेगा, अपने स्टोमेटा को बंद कर लेगा। ठीक है, स्टोमेटा क्लोज्ड, स्टोमेटा जो है वो बंद हो जाएंगे। क्लियर है। और जब स्टोमेटा क्लोज हो गया तो आप खुद सोचिए, जब स्टोमेटा बंद हो जाएगा तो इन्वायरमेंट से जो कार्बन डाइऑक्साइड को आना है प्लांट के अंदर, तब फोटोसिंथेसिस होना है, वो कार्बन डाइऑक्साइड का एंट्री भी बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंट्री ऑफ CO2 क्लोज्ड। और जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलना बंद हो गया तो फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वाटर है वो इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, ये फोटोसिंथेसिस के रेट को अफेक्ट कर रहा है। अगर वाटर की कमी हो रही है प्लांट को, तो वो क्या करेगा, स्टोमेटा को क्लोज कर लेगा, और स्टोमेटा क्लोज होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं हो पाएगा। और आपको पहले ही बताया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक मेजर लिमिटिंग फैक्टर है, थोड़ा सा भी यदि कमी होता है तो फिर फोटोसिंथेसिस बंद हो सकते हैं। चलिए फोर्थ पॉइंट की ओर हम चलते हैं, क्लोरोफिल। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्लोरोफिल जो है ये लाइट रिएक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक लिमिटेशन तक सनलाइट अगर मिलता है, क्लोरोफिल उसको एब्जॉर्ब करता है, तो फोटोसिंथेसिस आराम से चलता है, कोई रेट पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर सनलाइट बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ब्रेक कर जाएंगे, तो फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो क्लोरोफिल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ के लिए, तो लाइट रिएक्शन के लिए, लाइट रिएक्शन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग लाइट रिएक्शन। जब हमने देखा तो डार्क रिएक्शन के बारे में भी थोड़ा सा जान लें। डार्क रिएक्शन जो है ये टेम्परेचर कंट्रोल्ड होते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल्ड। ठीक है, उसका कारण क्या है कि डार्क रिएक्शन में जो एंजाइम्स यूज होते हैं ये सभी क्या होते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल होते हैं। डार्क रिएक्शन में जो एंजाइम्स यूज होते हैं वो सभी टेम्परेचर कंट्रोल होते हैं। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा रहेगा ये एंजाइम्स उतने अच्छे तरीके से वर्क करेंगे और डार्क रिएक्शन अच्छे तरीके से चलेगा। अगर टेम्परेचर कम होता है तो ये एंजाइम्स इनएक्टिव हो सकते हैं, डार्क रिएक्शन स्टॉप हो सकता है, इसके बाद ग्लूकोज बनना भी बंद हो सकता है। तो इस तरह से आपको हर एक चीज़ों के बारे में बता दिया गया। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से फोटोसिंथेसिस का रेट अफेक्टेड होता है इन सभी फैक्टर्स के कारण। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, न्यूट्रिशन इन एनिमल टॉपिक को शुरू करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाइएगा। थैंक यू।